मैं आप सब परिचित होंगे, मैं बहुत अधिक बोलने का आदी नहीं हूँ, फिर भी कुछ दो चार शब्द तो बोलूँगा ही। नेहा जी को मैं दो तरह से जानता हूँ। हाँ, मैंने उन्हें भुवनेश अग्रवाल के रूप में भी देखा है और नेहा वैद्य के रूप में भी, और इनके दोनों घरों से मैं परिचित हूँ। मेरा ये सौभाग्य है। चूँकि मैं दोनों घरों से परिचित हूँ, उनकी जो पृष्ठभूमि है और जो उनके संस्कार हैं उनसे भी परिचित हूँ, और वो संस्कार नेहा जी में किस तरह से कूट कूट कर भरे हुए हैं इसकी गवाह उनकी रचनाएं हैं। और एक बड़े लंबे संघर्ष के दौर से गुजर के आई हैं और उस पर विजय पाई है। ये मैं इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। ये नेहा जी ने अपने संग्रह में भी लिखा है और औरों ने भी इनके बारे में लिखा है कि उनके भीतर जो मूल तत्व प्रेम का है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो प्रेम इनको व्यक्तिगत तौर से भी इनको जिंदा रखता है और एक कवि के तौर पे तो और भी ज़्यादा विजेता बनाता है इनको। पूरे मैंने इस पुस्तक की भूमिका पढ़ी और उसमें सारे में कोरोना का जिक्र है और उसके अंत में उन्होंने प्रेम पर ही बल दिया है। तो जैसे वो मार्केज का उपन्यास है ना, लव इन टाइम ऑफ कॉलरा, वो मुझे याद आया। और नेहा जी के गीतों से गुजरते हुए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म किस्म के जो चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, घर गृहस्थी में, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। जैसे वो अपने सिंगल साहब बता रहे थे वो रुमाल वाला, तो उसमें बड़े देखिएगा बड़ी बड़ी बहुत सूक्ष्मता से उसको बुना गया है। मैं कुछ और इसके अलावा ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जब हम कविता को गाकर, गीत को गाकर प्रस्तुत करते हैं, तब हम उसकी छंद विधान और लयात्मकता, मात्रा वगैरह हमारे लिए गौण हो जाती है। इसी से हो रहा है, इससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, शब्द है। ये व्यक्तिगत श्रृंगार से लेकर मानवीय प्रेम तक फैला हुआ है। जैसा कि जिगर मुरादाबादी ने कहा भी है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। लेकिन नेहा जी के गीतों में ये अपने उदात्त रूप में ही सामने आया है। मैंने ये गौर किया। मैं चूँकि नवगीतों का आदमी हूँ तो थोड़ा स्वाभाविक है मेरा रुझान उस तरफ हुआ। मैंने कुछ
देखा कि नेहा जी के रचनाकार में अपनी सीमाओं को और व्यापक बनाने की चेष्टा है, इसमें नवगीतों की तरफ भी उनका रुझान हुआ है और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें कहीं कहीं नवगीतात्मकता की झलक दिखाई देती है। मैं एक दो गीतों की कुछ पंक्तियां सुनाकर आप अपनी बात को समाप्त करूँगा। जैसे घर गृहस्थी का ये है, देखिएगा, फूल रही रोटी, जलते अंगारों पर देखो फूल रही रोटी, कला सिखाती है जीने की, बात नहीं छोटी। कदम कदम पर जिसने केवल कष्टों को झेला, आने काम किसी के खेल गई जीवन लेखा, कष्ट सहे पर कहीं न अपनी बात कभी खोटी, जलते अंगारों पर देखो फूल रही रोटी। इससे जो है इसको मुझे कह रहा था कि बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है चीज़ों का और उसी तरह से व्यक्त किया गया है। और मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। और फिर अपने मेरी कमज़ोरी नवगीत है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जिसमें नवगीतात्मकता है उसी तरफ जा रहा हूँ। एक तो सिंगर साहब ने भी जिसका जिक्र किया, मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय इसमें यही गीत लगा कि हमने तो घर बुलाया आपको, आप तो मकान देखने लगे, आप तो मकान देखने लगे, फूटा गुलदान देखने लगे। मैं आदमी हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। जो घर के साथ हमारी संवेदना, हमारा श्रम, हमारा अस्तित्व जो जुड़ा हुआ है, वो उसको मकान से उसकी भरपाई नहीं होती है। हमारी घर तो घर होता है। इसी के साथ वो राम जी भली करे अजीब विचित्र किस्म का व्यंग है जो इसको नवगीत की श्रेणी में रखता है। नीम करेलों की जुबान से महुआ टपक रहा, राम जी भला करे। नीम करेलों की जुबान से महुआ टपक रहा, राम जी भला करे। बोले पेड़ बबूल गंध और रंगों की भाषा, बेल विशैली करने आतो पूरी अभिलाषा। कुटिल कला पारंगतियों से बिरवा महक रहा, राम जी भला करे। एक और गीत है जो उसको नवगीत ठहराता है, मैं आपको सुनाता हूँ। हम सब तोते हैं, दिखें भले आज़ाद कैद में होते हैं, अलग अलग पिंजरों के हम सब तोते हैं। छद्म युद्ध सबके मन भीतर, घायल पड़ी आस्थाएं हैं। रटे रटाए स्वर जिह्वा पर वही वर्ण की मालाएं हैं। ढोते कटु यथार्थ समय का, लेकिन हम फसल खींच की मस्तक पर ना बोते हैं। अलग अलग पिंजरों में हम सब तोते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और नेहा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस संग्रह के लिए। धन्यवाद।